चलो भैया, कल फ्रिक्शन आपने तीनों टाइप के फ्रिक्शन पढ़ लिए थे, है ना, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक ग्राफ हमारा रह गया था ना, एक ग्राफ रह गया था, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का ग्राफ। तो आपने क्या देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो स्टैटिक फ्रिक्शन तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे थे एग्जैक्टली उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा था। तो पहले तो लीनियर ग्राफ यहां तक, फिर यहां पे इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस टाइम पे जो ये फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लग रही है। इसके बाद का जो ग्राफ है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है कि इसके देखो यहाँ तक तो जो है यानी कि O से लेकर के A पॉइंट वाला जो पार्ट है, O से लेकर A पार्ट जो है, इसमें आपकी कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, इसमें आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। एट पॉइंट A पॉइंट पर कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका। A पॉइंट पर आपका कौन सा फ्रिक्शन है भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। A पॉइंट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है। तो यहां से ग्राफ, कई बुक्स में इसको ऐसे ऊपर से ऐसे लाके दिखाते हैं, कईयों में डायरेक्टली ऐसे दिखा देते हैं और फिर यूं। ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपका कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है भैया, यह आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यह आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारी कहानी। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये कोई ब्लॉक है, इस पर आपने 25 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया एंड इस ब्लॉक का मास जो है वो है 10 kg। वो कितना है, 10 kg। ये सरफेस आपका रफ है। 25 न्यूटन की फोर्स लगाने पे द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। समझ में आया? क्वेश्चन में बता दिया है कि 25 न्यूटन पर ब्लॉक क्या करने वाला है, मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने वाला है। इट मींस इसके केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो यानी कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 25 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। आप जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो इधर कितना वेट लगेगा, 100 न्यूटन, और यहाँ पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आर। में आर नॉर्मल रिएक्शन को आर से लिख रहा हूँ ताकि वो न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन वाला एन आपको क्या ना करे, कंफ्यूज ना करे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एस इंटू आर, इट इज इक्वल टू 25 म्यू एस इंटू आर। आर आपको कितना दे रखा है, 100, वो मतलब आपने फाइंड आउट किया है। द वैल्यू ऑफ म्यू एस कम्स आउट टू बी 0.25। बहुत ही बेसिक सा सवाल, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। एक इसमें एक और चीज है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज भैया क्या चीज है, वो मिनिमम एंगल जिस पे ब्लॉक क्या करना शुरू कर देगा, स्लाइड ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। ये मान लिया कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन क्या है, म्यू, ये कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। सो द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which block just starts to move
ब्लॉक जस्ट क्या करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा, या आप कह सकते हो कि स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसको समझने का एक और तरीका है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज है, वो मैक्सिमम एंगल जिस तक ये जो ब्लॉक है वो कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ऐसे भी समझ सकते हो आप, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन till which block remains stationary। इस एंगल को ही एंगल ऑफ रिपोज कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाएगा। तो पहले एंगल ऑफ रिपोज का क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लो जरा। देखें जरा आप, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज की अगर आप बात करोगे तो एंगल ऑफ रिपोज पे जस्ट ब्लॉक स्लाइड करने वाला है, तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। आप ये बात जानते हो, ये कौन सा फोर्स लगेगा, mg cos थीटा। इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा। एक यहाँ क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा, और इस टाइम पे यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, यहाँ से n की वैल्यू तो किसके बराबर आएगी, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हो, म्यू एस इंटू एन विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। n की वैल्यू को आप क्या सब्सटीट्यूट कर दें, आप n की वैल्यू को एम जी कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर दें, विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और थीटा को थीटा आर से लिखो, बल्कि ये एंगल ऑफ रिपोज लिख रहा हूं मैं इसको। तो यहां से आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, और एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स म्यू एस। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। ब्लॉक कहां पर रहेगा, ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज एंगल से कम है तो कौन से काइंड का फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, इन दैट केस जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, लिमिटिंग लगेगा। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज से ज्यादा है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है ये बात। क्या इस पे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है कि कोई क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि ब्लॉक कितना है और जस्ट स्लाइड करने वाला एंगल वगैरह दे दे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, करने की जरूरत नहीं है उसको। हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखें जरा आप, ये एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट यह एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहे हैं। आपको बताना है कि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी अगर, पहला केस कह रहा है कि अगर F की वैल्यू कितनी हो जाए 50 न्यूटन। सेकेंड केस कह रहा है कि अगर F की वैल्यू कितनी हो जाए 100 न्यूटन। और थर्ड केस कह रहा है कि F की वैल्यू कितनी हो जाए 150 न्यूटन। देखो फ्रिक्शन की अपनी एक नेचर है कि ये किसको अपोज करने की कोशिश करेगा बेटा, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो मान लिया रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए 5 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेटेस्ट से 10 न्यूटन है, तो वो 10 न्यूटन फोर्स नहीं लगाएगा। जितने में काम चल रहा होगा उतने में ही चला देगा। जितनी उसकी औकात है यानी जितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा डिमांड है तो वो उससे ज़्यादा फोर्स नहीं दे पाएगा। क्लियर है ये बात। कितनी दे पाएगा, फिर वो जो भी मैक्सिमम है वही दे पाएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा ये हमने कल की क्लास में भी किया था, उससे पिछली क्लास में भी किया था कि यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा एग्जैक्टली वही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा।
कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ ऐसे लगता है, नहीं, हमने तो बताया था कि कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है, दिस इज द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। तो आप इसका एफबीडी बनाएंगे बेटा, तो देखो क्या एफबीडी आएगा, 10 न्यूटन, तो भैया ये आ गया। इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ मूव करने की है, अगर आपको ये देखना हो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है, तो एक बार के लिए भूल जाया करो कि फ्रिक्शन है, भूल जाओ कि फ्रिक्शन वगैरह है, तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां बेटा क्या लगेगा, फ्रिक्शन, वो कौन सा लगेगा मुझे नहीं पता अभी। यहां से क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसे लगेगा। मैं पहला पार्ट कर रहा हूं बेटा, पहले पार्ट में आपने फोर्स 50 लगाया था, तो 50 न्यूटन फोर्स ऐसे लग जाएगा। ये एन की बजाय चाहे आप इसको नॉर्मल रिएक्शन आर लिख लें, आर लिख लें। बोलो क्लियर है क्या। फ्रिक्शन का सवाल जैसे ही दिखे सबसे पहले क्या निकाल लो कि उस सरफेस पे या जहां जहां पे भी फ्रिक्शन लग रहा है वहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ये और पता लगाओ। तो भैया मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग सकता है दैट इज म्यू एस इंटू आर। आर यहाँ कितना है बेटा 50, कितना आया बेटा 5 न्यूटन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। ये कैसे कौन सा फ्रिक्शन लग सकता है बेटा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अब जरा इस सवाल में देखो, इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए यानी कि रिलेटिव मोशन ना हो उसके लिए कितने फोर्स की आवश्यकता है, 10 न्यूटन की। फ्रिक्शन से डिमांड कितनी है 10 की, लेकिन क्या वो 10 दे पाएगा, नहीं। कितना दे पाएगा 5। ये ब्लॉक भी रेस्ट पर नहीं रहेगा, इनफैक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो इस वाले केस में जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा। एंड दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक की रिलेटिव मोशन हो रहा है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इस केस में, 5 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर हो गई बात। दूसरा केस आपका, जब आपने फोर्स बेटा कितना कर दिया 100 न्यूटन, तो मुझे लगता है कि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। यहाँ 10 न्यूटन, इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन, इधर आपने कितना फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन, और यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। क्या मुझे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, यस। 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 100, वो कितना आ गया 10 न्यूटन। इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता है, 10 न्यूटन की। फ्रिक्शन से डिमांड कितनी है 10 की। तो भैया आपका यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा 10 न्यूटन, और ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, उस टेंडेंसी है जस्ट मूव कर जाएगा हल्की सी फोर्स बढ़ाते ही। थर्ड केस, अगर आपने फोर्स को कितना कर दिया बेटा 150 न्यूटन का कर दिया, अगर कितना कर दिया 150 न्यूटन का अगर कर दिया, 150 न्यूटन का करोगे तो क्या होगा वो देखो। उस केस में बेटा ये तो 10 न्यूटन ही लगेगा। यहाँ पर आपका इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर आपने फोर्स लगा रखी है 150 न्यूटन की, और यहाँ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज 15 न्यूटन। इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता है, 10 न्यूटन की। फ्रिक्शन कितना, ये गड़बड़ यहाँ करते हो इस तरह के सवालों में, आपको पहले बता रहा हूँ इस तरह के सवाल में गड़बड़ होती है कि आप कोई एफबीडी नहीं बनाते, आप इतना एनालिसिस नहीं करते, आप सीधा क्या फॉर्मूला लगाते हो म्यू एस इंटू आर, और फिर लिख दो कि आंसर कितना आया जी 15 न्यूटन। गलत जवाब हो जाएगा। ये गड़बड़ी करते हो आप। अभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो शायद ना भी करो, लेकिन जब 15 दिन 20 दिन बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, आप 100% ये गलती करोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये लगे जरूरी नहीं है। डिमांड कितने की आई है 10 की, तो फ्रिक्शन यहाँ कितना लगेगा 10 न्यूटन। और ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो। चलो और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया ये।
करो करो जल्दी से करो, फिर कुछ और क्वेश्चंस। क्या हो गया, चलने दे ना, तू तो चाहती है। आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, देखो कर लिया, ये नोट हो गया। चलो तो the system in the given figure, the system in the given figure remains at rest when the hanging weight W is 220 Newton. What are the magnitude and the direction of the frictional force on the 200 Newton block? ये क्वेश्चन है आपका। ये जो सिस्टम आपको इस फिगर में दे रखा है, ये रेस्ट पर है। ये जो हैंगिंग ब्लॉक है, इसका वेट कितना दे रखा है आपको, 220 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 200 न्यूटन ब्लॉक, ये बताना है। देखो भैया, इसका यहीं पे एफबीडी बनाऊं तो ये कितना आएगा, 200 cos 37 इज 4/5, तो ये 160 न्यूटन आ गया। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 200 sin 37 इज 3/5 विच इज इक्वल टू 120 न्यूटन। इस वाले वेट का यहाँ कितना आएगा, 220 न्यूटन। यहाँ क्या रहेगा, टेंशन। यहाँ क्या रहेगा, टेंशन। भैया अगर इस, अच्छा अब एक बात बताओ कि पहली बात तो ये कि अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो म्यू की वैल्यू है, वो लेटेस्ट से कि म्यू की वैल्यू 0.8, म्यू की वैल्यू 0.8। तो क्या जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वो 0.8 इंटू, ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया, 0.8 इंटू 160 कर दिया जाए क्या, बताओ भैया। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये आपको क्लियर नहीं है कि ये जस्ट क्या करने वाला है, स्लाइड करने वाला है या फिर मूव करने वाला है। तो आप भूल कर भी इसमें क्या ना लगाएं, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला ना लगाएं। इस ब्लॉक को अगर आपको रेस्ट में रखना है, बेटा ये बात सबको समझ में आई क्या कि सर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ना तो मैं अपने लॉजिक से समझ पा रहा हूं कि ये ब्लॉक मूव करने वाला होगा, मुझे सिर्फ ये पता है कि रेस्ट पर है और क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं मान सकता, क्या नहीं मान सकता, कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो फिर इसको सिंपल एफबीडी की तरह करेंगे। अरे डब्ल्यू वाला कहाँ है, ये डब्ल्यू वाले का वेट लग रहा है 220 न्यूटन और ये टेंशन कितना है बेटा, टी, और तो टेंशन की वैल्यू कितनी, 220 न्यूटन। सिस्टम अगर आपका इक्विलिब्रियम में है तो 120 न्यूटन ये लग रहा, देखना जरा ध्यान से, इस वाले का अलग से एफबीडी बना लो बेटा। इधर कितना लग रहा है, 120 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है, टेंशन 220 न्यूटन। लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्लॉक कहां पर है, रेस्ट पर। कौन इसको रेस्ट पे रख सकता है, फ्रिक्शन। किधर फोर्स लगा के, नीचे की तरफ।
यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा 100 न्यूटन, फ्रिक्शन लगेगा 100 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, डाउन द प्लेन डायरेक्शन होगी। ये वो क्वेश्चन था, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ 20 दिन बाद दूंगा ना तो आप इसका आंसर वही, आप एक्चुअल में इस क्वेश्चन में म्यू दे ही नहीं रखा था। एक्चुअल में जो एक क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें म्यू दे ही नहीं रखा था। तो अगर म्यू नहीं दे रखा हो ना तो फिर भी आइडिया लग जाता है कि म्यू दे नहीं रखा तो फिर तो कहीं ना कहीं दिमाग में आइडिया, म्यू देने के बाद तो झट से क्या करोगे 0.8 इंटू नॉर्मल रिएक्शन और आंसर बता दोगे। ऐसा नहीं करना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलो कर लोगे इस तरह के सवाल? बोलो। नहीं किया नोट अभी? करो करो जल्दी से करो, कर लो, नोट कर लो। ठीक है, देखो भैया अगला क्वेश्चन देखो आप। एक ब्लॉक ए है जिसका वेट आपको कितना दे रखा है 100 न्यूटन, ये यहां पे रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। दूसरा ब्लॉक है जिसका वेट 20 दे रखा है और ये रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.30 लिख रखा है आपको। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ए पर फोर्स कितना, ए पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है जी। अब अभी देख लेते हैं कितना लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, ए का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो बेटा ए का वेट यहाँ कितना लगेगा 100 न्यूटन, या नॉर्मल रिएक्शन आर और इसका मतलब फ्रिक्शन यही लग रहा है क्या? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी 100 न्यूटन, तो भैया फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई क्या 0.3 इंटू आर, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ गई यहाँ पर 30 न्यूटन। ऐसे नहीं करेंगे। दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, इतना मैक्सिमम लग सकता है लेकिन कहीं क्वेश्चन में आइडिया नहीं दे रखा कि क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है या ब्लॉक स्लाइड करने वाला, ऐसा कहीं कोई हिंट नहीं दे रखा। तो फिर इसको जनरल तरीके से करना पड़ेगा एफबीडी से। देखो कैसे, इसका वेट कितना है 20 न्यूटन, इसमें टेंशन कितनी आई 20 न्यूटन। चलो इसका मतलब सर ये वाला जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट भी कहाँ रहना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये T1 मान लो और ये क्या मान लो T2 मान लो। ओ पॉइंट के ऊपर जब आप एफबीडी बनाएंगे तो ओ पॉइंट पर इधर तो क्या कितनी वैल्यू आ गई 20 न्यूटन, इधर बेटा क्या आ गया T2 और इधर आपका क्या आ गया T1 और ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। इसको रिजॉल्व कर लो, T1 cos 45 तो T1/√2, T1 sin 45 T1/√2। सब ठीक है क्या? ओके। तो देखो भैया T1/√2 ये किसके बराबर है 20 के, तो T1 की वैल्यू तो कितनी आ गई 20√2। सिमिलरली T1/√2 ये किसके बराबर होना चाहिए T2 के, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू अपने को पता है 20/√2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन। आप इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो भैया इधर इसको कौन खींच रहा है T2 खींच रहा है, ये रेस्ट पर है तो इधर क्या लग सकता है फ्रिक्शन। तो यानी कि भैया फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है T2 को ही बैलेंस कर रहा है। 20 न्यूटन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। आप देखो मैक्सिमम 30 लग सकता था लेकिन 30 नहीं लगा, यहाँ तो कितना लगा 20 लगा। आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत पड़ेगी। कर सकते हो इस तरह के सवाल? अरे कर लोगे? चलो तो देखो अब जरा इसमें क्वेश्चन ऐसे है, इस तरह के सवाल भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस मान लो या म्यू मान लो, इसका मास एम मान लो। यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। फाइंड आउट मैक्सिमम एंड minimum value of f so that
ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ब्लॉक कहां पर रहे, स्टेशनरी रहे, उसके लिए बताना आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि सर यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात ही क्यों आई, मिनिमम और मैक्सिमम की बात ही क्यों आई। देखो जरा सब लोग क्या अंतर है भैया। आप अगर यहां फोर्स नहीं लगाओगे तो उस केस में देखो बेटा, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं सब में एंगल जो है इंक्लिनेशन का वो रिपोर्ट से ज्यादा लेके चल रहा हूं। अगर आपने ये फोर्स नहीं लगाई तो ये ब्लॉक कहां मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसके मोशन को रोकने के लिए अप द प्लेन मुझे कम से कम कुछ मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, वो तो मिनिमम का केस हो गया। जब आप इस पर फोर्स कहां लगाओगे बेटा, मिनिमम के केस में इसकी टेंडेंसी कहां मूव करने की, इस ब्लॉक की, इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन कहां लगेगा, अप द प्लेन। अब आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, फिर अब एक पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पर ये ब्लॉक कहां भागेगा, ऊपर की तरफ। उस टाइम पे इसकी टेंडेंसी कहां मूव करने की है, ऊपर, फ्रिक्शन कहां लगेगा, डाउन द प्लेन। ये बेसिक अंतर है दोनों केसेस के अंदर। तो पहला केस अगर मैं करूं मिनिमम के लिए बेटा, मिनिमम के लिए अगर हम करें, मिनिमम के लिए अगर करें तो मिनिमम में क्या होगा, द ब्लॉक हैज टेंडेंसी, द ब्लॉक हैज टेंडेंसी, द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव डाउन द प्लेन, टू मूव डाउन द प्लेन, उसकी टेंडेंसी डाउन द प्लेन मूव करने की। तो फ्रिक्शन कहां लगा, अप द प्लेन। फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन आपका लग जाएगा अप द प्लेन। बोलो भैया ये बात ठीक है क्या, अप द प्लेन लगेगा, यही बेसिक अंतर है। अच्छा अब दूसरी बात कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, क्या मैं कह सकता हूँ लिमिटिंग ही लगेगा, क्योंकि जस्ट ये क्या करने वाला है, मूव करने वाली कंडीशन में था ये। और दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि जब भी सवाल में क्या शब्द आ जाए, मैक्सिमम और मिनिमम आ जाए, तो भी वहां कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है भैया। एफबीडी देख लो जरा इसका, एफबीडी में आप क्या पाएंगे बेटा, जल्दी से फटाफट कर दें, mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन, इधर एक फोर्स मिनिमम लगा रहे हो, इस टाइम पे इसकी टेंडेंसी डाउन द प्लेन मूव करने की, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अप द प्लेन, और लिमिटिंग लगेगा। R बराबर क्या हो गया, R बराबर mg cos थीटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या म्यू mg cos थीटा लिख दी जाए, क्या म्यू एस एन होता है बेसिकली, तो म्यू एस इंटू आर, तो म्यू mg cos थीटा, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। भैया एफ मिनिमम प्लस ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, इसको mg sin थीटा के बराबर करना पड़ेगा। तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू mg cos थीटा। यहां से mg कॉमन लिया आपने, आंसर आ गया sin थीटा माइनस म्यू s cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम। यही सवाल पता कैसे पूछ सकता था वो सवाल ऐसे ही पूछ सकता था कि यहाँ पे इसको किसी दूसरे ब्लॉक से और कनेक्ट कर दे और फिर इस वाले ब्लॉक की क्या पूछ ले, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मास। करने का तरीका सेम रहेगा। दूसरा केस इसमें और रह गया बेटा अपना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ पे क्या होगा, ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव अप द प्लेन, टू मूव अप द प्लेन, और मूव अप द प्लेन की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, फ्रिक्शन लग जाएगा डाउन द प्लेन, डाउन प्लेन। डाउन द प्लेन, तो डाउन द प्लेन लगेगा तो देखो फिर उस केस में कैसी कहानी बनेगी। ये आपका mg cos थीटा, ये वाला आपका क्या लगेगा mg sin थीटा, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन। अब इस बार f मैक्स लग रहा है, टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ लगेगा।
सो एफ मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या रहेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। और सिंपली यू कैन राइट एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कुछ नहीं करना था, आप या तो पहले मिनिमम निकाल लो या मैक्सिमम निकाल लो और उसके बाद पता क्या कर दो, सिंपली रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू एस। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर म्यू को माइनस म्यू से लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ मैक्स मिल जाएगा। मान लो किसी बच्चे ने पहले ये निकाल लिया है तो इसमें म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो तो आपको एफ मिनिमम मिल जाएगा। क्लियर है, ये कर लिया नोट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बेटा ब्लॉक है जिसका मास लेटेस्ट से m है। ये हमें कोई फोर्स लगानी है, रेंडम कोई फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ f so that block starts to move। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन करें उससे पहले देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन इसी तरह का, लेकिन थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। ये क्वेश्चन भी करेंगे, उससे पहले जरा मैं ये कहता हूं आप लोग, ये एफ है, या फिर इसी को करते हैं, उससे तो आइडिया लगेगा नहीं, छोड़ो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बतानी ताकि ये ब्लॉक क्या करना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे। भैया एक बात तो ये कि क्या इस बात पर यह डिपेंड करेगा कि आपने ये फोर्स कितने एंगल पर लगाया। तनुज हो गया क्वेश्चन, ये क्या आंसर है? तो फिर से खेल सारा वही रह गया कि आपने तो खेल थीटा के ऊपर छोड़ दिया है। अरे खेल किसके ऊपर रह गया? थीटा इज नॉट फिक्स्ड। यार ये बात समझ रहे हो ना कि अगर मैं सेम फोर्स अलग अलग एंगल पे लगाऊंगा तो कहानी अलग अलग होगी, नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा। अरे फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या इस फोर्स, तभी तो हम वो वाला केस नहीं करते क्या, पुश और पुल वाला केस। अरे पुशिंग ज्यादा इजी है कि पुलिंग ज्यादा इजी है? पुलिंग। क्यों? उस केस में नॉर्मल रिएक्शन को वो कम कर देता है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है तो उस केस में फ्रिक्शन कम। तो सेम आइडिया यहां पे काम कर रहा है कि सर द गेम इज ऑल अबाउट दिस थीटा, कि इसको कितने एंगल पर लगाऊं, क्योंकि एंगल का खेल है। तो भैया अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा का खेल है, इसका सिंपली जो आपने जो अभी किया वो तो देखो कैसे किया बेटा। ये mg कर दिया आपने, यहाँ आपने एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, ये आपने क्या कर दिया f cos थीटा, और इधर क्या लग जाएगा आपका, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर देता हूँ। ये आपने नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया और ये आपने क्या कर दिया, f साइन थीटा लगा दिया, और भैया मिनिमम मैक्सिमम का खेल आ गया है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आपने सिंपली एफ एल बराबर f cos थीटा कर दिया। ऐसा आपने किया है। देखो करेंगे कुछ ऐसा ही, लेकिन उससे आगे एक काम और करना है। क्या ये बात लिखना सही है क्या कि सर n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू mg। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं करवाना है। n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा
लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात कि सर ये जो एफ कॉस थीटा है इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे यही है ना, जस्ट चलाना है तो यार तुम्हें नहीं समझ में आया विशाल, एफ कॉस थीटा किसके बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। एफ कॉस थीटा यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है बेटा, mg माइनस एफ साइन थीटा। क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए कि सर एफ कॉस थीटा, ये इधर क्या बचेगा, म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा, इसको इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। और आपने शायद यही आंसर मुझे बताया था अभी, है ना, कि f बराबर क्या आएगा भैया, म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ये आंसर बताया था आपने मुझे। यहां तक तो सब ठीक था, बट हियर f इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। f किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। आप पीवाईक्यूज में देखना कि इस तरह का सवाल कई बार आया हुआ है। कैसे करेंगे देखो, अब दिस f इज फंक्शन ऑफ थीटा, यानी थीटा पे डिपेंड करता है। और जब कोई फंक्शन किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता हो तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोग, उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट कर देते हो। यानी कि सिंपल सी बात है सर, अगर आपको इसकी कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी क्या करनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। आपको इस फंक्शन की क्या चाहिए होगी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। यानी कि सर मान लो कि ये फंक्शन है अब आपका कोई, इसको मैं कुछ इसको लिख लेते हैं, कोई फंक्शन है ये, लेटेस्ट से ये कुछ किसके बराबर मान लेते हैं इसको मान लो ये कुछ x के बराबर है, x बराबर cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। आप सब लोगों ने एसएचएम पढ़ी है, आप सब लोगों ने वेव्स पढ़ा है, आप सब लोगों ने क्या पढ़ा है, आपने इस फंक्शन को, अगर मैं आपको कहूं कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप लोग बता सकते हो क्या? आपने किया हुआ है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड आता है वो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या ये वाली फॉर्मेट वही है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये वैल्यू किस एंगल पर आएगी, वह एंगल आपका क्या होगा, वह एंगल टेंजेंट थीटा बराबर बी डिवाइडेड बाई ए होगा। इस एंगल पर इस फॉर्मेट के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। आपने एसएचएम में, आपने वेव्स में, आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ये बहुत बार पढ़ा है। और आपको याद हो कि जब आप 11th क्लास में आए होंगे, जब आपने क्या पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तब भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि कोई फॉर्मेट क्या है, 4 साइन थीटा। ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ये किया होगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आप करते क्या, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर 5 आंसर बता देते थे। वही चीज़ है। क्या इस चीज़ को समझने में दिक्कत है? क्या मुझे इसके प्रूफ देने की आवश्यकता है क्या? अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप इस फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देना, फिर थीटा की वैल्यू आएगी, उस थीटा को दोबारा पुट करना, यू विल गेट दिस आंसर। आई थिंक आई शुड स्किप दिस स्टेप। इसको आप स्किप कर सकते हो। और अगर देखना हो तो एक और दूसरा एक लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उसमें इसकी पूरी डेरिवेशन करवा रखी, वो देख लेना। बट ये अब याद हो जाना चाहिए, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब देखो जरा इस क्वेश्चन को आगे कैसे किया जाए। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर सारा खेल इसी स्टेप का था। तो भैया अब एक बात बताओ मुझे कि अब मैं क्या f की मिनिमम वैल्यू लिख दूं क्या? देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। f की मिनिमम वैल्यू जिस पे ब्लॉक क्या करना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे। f की मैक्सिमम वैल्यू जिस तक ब्लॉक कहां पर रहे, रेस्ट पर रहे। देखो डायरेक्ट आंसर, म्यू एम जी उसका कोई खेल नहीं, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस म्यू एस का स्क्वायर।
1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। और किस एंगल पे होगा बेटा, आप मुझे एंगल भी बता दीजिए। टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आपका म्यू एस आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि बेटा जो कॉस के साथ रहता है दैट विल बी बी बाई ए आपको करना था। अच्छा ये क्या कर दी, ये उल्टा कर दिया ना, टेन इनवर्स 1 बाई। सेकेंड, अगर ये ऐसा करता हूँ टेन थीटा इज बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये अगर मैं लिख दूँ इसको, ये गलत है, टेन थीटा की वैल्यू म्यू आनी चाहिए। ये टेन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस वाले फॉर्मेट में म्यू ही आनी चाहिए। यहाँ सब कुछ ठीक है ना। 1 प्लस म्यू एस साइन थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी अगर होगा। देखो ये, चलो एक बार इसको देख लेते हैं, कंफ्यूजन सी होगी इसमें थोड़ा सा। ये आता कैसे, चलो एक बार इस पर देख लेते हैं, डाउट ही क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ये जो फंक्शन आया ना x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, इसको अपने को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो लेट दिस बी कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। इसको क्या कर दो dx बाई डी थीटा, तो आप कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। इसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो म्यू एस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखो ये बिल्कुल सही आ गया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू एस आ रहा है, वो 1 बाई म्यू एस नहीं आएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। तो यानी कि टेन थीटा ए बाई बी के बराबर आता है। फिर ठीक कर लिया इसको, ए बाई बी के बराबर आएगा। तो बेटा ये आपके एफ की मिनिमम वैल्यू आ गई, और किस एंगल पर आएगी, दैट एंगल इज टेन इनवर्स म्यू एस। टेन इनवर्स म्यू एस, ये देखो ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये एंगल ऑफ रिपोज में पढ़ा, आपने यहाँ पे पढ़ा। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे जो इंसेक्ट क्रॉलिंग वाला जो क्वेश्चन है, आपने अगर देखा हो तो उस वाले केस में भी कुछ इसी तरह की वैल्यू निकल के आती है, करेंगे वो भी। तो भैया हाँ, इसमें मिनिमम वैल्यू पुट करने के बाद आएगी। यस, ये अब ये वाली वैल्यू जब मैं इसमें वापस पुट करूंगा, किसमें, ये रहा ना, इसमें पुट करेंगे। देखो अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे पुट किया, देखो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं अब जब करने लगे हैं। तो देखो बेटा आपकी f की वैल्यू क्या आई थी, म्यू एम जी अपॉन, ये क्या एक्सप्रेशन बना था, आई थिंक कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये बन गई थी। इट मीन्स इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू वो इस थीटा पर आएगी। लेकिन सर मुझे तो साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। अरे तो क्या दिक्कत है, ये लो, ये थीटा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, म्यू एस। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये म्यू एस, ये 1, ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब f की जो मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए थी वो म्यू एम जी अपॉन इस एंगल पर ही तो क्या है, वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है जो भी आपने निकाला है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस म्यू ऑलरेडी है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो म्यू ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी। आप ये देखिए ये क्या बन चुका है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। म्यू एम जी ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर एट एंगल टेन थीटा बराबर म्यू। ये बिल्कुल वैसा ही एंगल आया है जो कि
कौन सा आता है, रिपोज टाइप वाला जो एंगल आया था, एंगल ऑफ रिपोज भी आपका ऐसे ही आया था। कर लिया आपने ये नोट? अरे नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया क्या? करो करो जल्दी से नोट करो। इसी तरह का एक बढ़िया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है कि एक ये हेमिस्फेरिकल बाउल है या हेमिस्फेरिकल सरफेस है, जिसका रेडियस क्या है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस क्या है बेटा, इसका रेडियस क्या है r, इसका रेडियस क्या है r। ये ऐसे ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, यहां पे कोई एक क्या है, कोई एक इंसेक्ट है, क्या है, कोई एक इंसेक्ट है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड आउट, अच्छा ये इंसेक्ट इस पर क्रॉल करना शुरू करता है, क्या करना शुरू करता है, चढ़ना शुरू करता है, क्रॉलिंग करेगा ऑब्वियस है। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इंसेक्ट, ये सवाल है। होगा क्या कि सर जैसे जैसे ये इंसेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ये इंसेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब फ्रिक्शन उसके वेट के कंपोनेंट को रोक नहीं पाएगा, उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, वापस फिसल के नीचे आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यानी कि सर उस टाइम पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, उस टाइम पे फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। मैं मान लेता हूं कि लेट अस से कि जब वो पार्टिकल यहां पर था बेटा, उस टाइम पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और यहां पे वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है वो। एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं बेटा, एफबीडी जब बना रहा हूं तो ये तो mg आ गया उसका, नॉर्मल का हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर की तरफ होगा, लेट दिस एंगल बी थीटा। इस टाइम पे इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की होगी, फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है क्या ये बात? अगर यह एंगल थीटा, तो बेटा ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ये क्या लगेगा, mg cos थीटा, और इधर ये क्या लग गया, mg sin थीटा। इस टाइम पे बेटा n की वैल्यू तो किसके बराबर होनी चाहिए, n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर, mg sin थीटा के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है बेटा, म्यू इंटू एन, एन क्या है, mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल अगेन गेट tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अरे यार ये बिल्कुल वैसा ही तो हो गया कि ये लो यहां से गिरने वाला सवाल हो गया, बट इसने इस बार हल्का सा क्या कर दिया, उसको स्फेरिकल सरफेस वाला बना दिया, लेकिन अभी आंसर आया नहीं है। tan थीटा बराबर क्या आया है बेटा, म्यू आया है अभी तो आपका। मैक्सिमम हाइट क्या होगी जरा देखना, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा अब इसमें। मान लिया कि पार्टिकल यहां पर था बेटा, यहां पे ये एंगल कितना था, थीटा, ये पूरी दूरी कितनी थी, r। क्या मुझे सिर्फ यही आंसर बताना है, बोलो, क्या ये दूरी भी r है, ये अगर r है, ये अगर r है, तो ये वाली इतनी दूरी कितनी है, r cos थीटा। क्या यही मेरा h आंसर होना चाहिए, h इज इक्वल टू वॉट, r माइनस r cos थीटा। तुम्हें नहीं आया, r कॉमन 1 माइनस, अब cos थीटा की वैल्यू कैसे लिखूं, अरे अभी तो लिखी थी ट्राइंगल बना के, अरे लिखी थी ट्राइंगल बना के, ये थीटा, ये म्यू, ये 1, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या आप इस तरह के सवाल, देखो इस तरह का सवाल ये आया, ये सेम सवाल भी आया हुआ है, IIT एडवांस में भी सवाल आया है, उसमें इस मल्टीपल चॉइस में आया था कि इस थीटा एंगल के ऊपर कुछ कंडीशंस निकलवाई थी उसने। तो क्या आप इस तरह के सवाल कर लेंगे क्या? अब
इसमें कल एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें इस कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी। क्या कर रखी होगी? इस कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी और फिर मैक्सिमम हाइट पूछेगा वो। आप ट्राई भी कर सकते हो, चलो मैं क्वेश्चन तो दे ही देता हूं, आप एक बार खुद के एंड पे ट्राई करना कि कोई एक कर्व है बेटा ऐसे, लेट अस से y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 6 लिख लो। चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 6, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 6 और म्यू की वैल्यू भी चाहिए होगी आपको। म्यू की वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो यार, 0 पॉइंट कितना रखोगे? 2 रख लो, 0.2 रख लो। यहां से एक पार्टिकल क्या करना शुरू करता है बेटा? चलना शुरू करता है इस पे। क्या करना शुरू करता है? इस पे चलना शुरू करता है। मुझे उसका मास वगैरह पता नहीं है, आपको ये बताना है कि पार्टिकल किस मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, किस मैक्सिमम कोऑर्डिनेट तक जा सकता है, उस जहां तक वो बिना स्लाइड किए जा सकता है उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने, यानी कि x, y बताना है उसका। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आया हुआ सवाल है जेईई मेंस के अंदर कुछ इसी तरह का। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ दिस पाथ दे रखा है आपको, इस ट्रेजेक्ट्री का या इस सरफेस का। म्यू की वैल्यू दे रखी है, किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो, मैक्सिमम हाइट तो y हो जाएगी, बट मैंने और थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, x की वैल्यू भी पूछ ली है। इसमें रेडियस 6 होगी। किस केस में बेटा? दिस इज ये क्या है? ये तो पैराबोला है, दिस इज नॉट सर्कल। सर्कल की तो इक्वेशन ही नहीं है। इसमें रेडियस नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। रेडियस तो डिफाइंड ही सर्कल में है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला में तो कोई रेडियस नाम की चीज होती ही नहीं है भाई। अगर यही कोई सर्कल की फॉर्म, सर्कल की इक्वेशन तो क्या लिखते हो यार? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ओरिजिन है तो, अदरवाइज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर ऐसा लिखते हैं। ये वो इक्वेशन है नहीं, ये सर्कल नहीं है, रेडियस की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अलग दिमाग से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आप हिंट दे दूं क्या? द हिंट इज दिस tan थीटा इज नथिंग, इट इज dy बाई dx। वैसे सवाल अब हो ही जाना चाहिए, बचा नहीं कुछ। अरे ग्राफ के अंदर tan थीटा क्या स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप इक्वेशन से कैसे निकालते हो? dy बाई dx। अब सवाल हो जाना चाहिए। यहां तक का सेम यही रहेगा यार, यहां तक का सेम वही रहेगा, बट इस tan थीटा की वैल्यू वहां क्योंकि वो सर्कल था इसलिए मैं निकाल पा रहा था, यहां ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, dy बाई dx से निकाल पाऊंगा। आप ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ी सी हल्का सा मैथ्स यूज जरूर हुआ है, बट आप कर लेंगे क्वेश्चन। कल की क्लास में इसका क्या कर देंगे, डिस्कशन कर देंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक है भैया, इतना जरूर कर लें आप, इसके बाद आगे शुरू करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।